नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका हमारे चैनल जीरो स्क्वायर पर बहुत बहुत स्वागत है। यह जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन की पहली क्लास है। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने इनकी बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक नियम को बहुत ही बारीक तरीके से कराया है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया करके अपनी नोटबुक और पेन रख लें और हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलें। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक टेंजेंट है और दूसरा सीकेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं एक बार। अब देखो, सर्कल का पहला कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं। इसमें आपका एक टेंजेंट दिया हुआ है, स्पर्श रेखा, और दूसरी आपकी सीकेंट है, छेदक रेखा। अब देखो, ए बी आपका टेंजेंट है और दूसरा आपका सीकेंट है, छेदक रेखा। और इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, आपका नीचे दिया हुआ है। जो आपका सीकेंट होता है उसका जो एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट है, ये आपको सबसे पहले रखना है। तो ए सी आपने सबसे पहले रखा और मल्टीप्लाई कर देना है पूरे सीकेंट से। पूरा सीकेंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा ईडी से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका बराबर होता है टेंजेंट का स्क्वायर। टेंजेंट आपका ए बी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये नियम बनता है। अब क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ टेंजेंट और सेकेंट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले उनको हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। एक आपका टेंजेंट है ए बी, स्पर्श रेखा, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और एक आपका सीकेंट है ए सी डी, जिसमें बाहर वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आपका 4 सेंटीमीटर है और इंटरनल लाइन सेगमेंट आपका 1 सेंटीमीटर है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा। सबसे पहले आपको जो बाहर वाला खंड है लाइन सेगमेंट सीकेंट का, वो रखना है। ये आपका ए सी है और मल्टीप्लाई कर देना है पूरे वाले पार्ट से। पूरा वाला पार्ट आपका ए डी है और ये आपका बराबर होता है टेंजेंट का स्क्वायर। टेंजेंट आपका ए बी है तो आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, जो ए सी है आपका 4 दिया है और जो ए डी है, ए डी आपका यहाँ तक है। ए सी आपका 4 है और सी डी आपका एक्स है। दोनों को जोड़ देंगे तो ए डी आ जाएगा। ये आपका 4 + x आ गया। उसके बाद आपको टेंजेंट का स्क्वायर रखना है। टेंजेंट आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। 4 से काटेंगे, 4 × 36। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, 4 आपका यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ से 5 बचेगा। तो x आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी टाइप से देखो, टेंजेंट और सेकेंट का दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इनमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले आपको ए सी रखना होता है। ए सी आपने रखा और मल्टीप्लाई करना है पूरे सीकेंट से। पूरा सीकेंट आपका ए डी है, ए डी आप यहाँ रखेंगे और ये बराबर होता है टेंजेंट के स्क्वायर के। टेंजेंट आपका ए बी है तो इसका स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब ए सी जो है ये आपका एक्स दिया है जो कि आपको निकालना है। और ए डी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ये आपका एक्स है, ये आपका 12 है। ये आपका x + 12 हो जाएगा। और ए बी का स्क्वायर, ए बी आपका 8 है, इसका स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। अब देखो, जो 64 है इसको लिखा जा सकता है 16 × 4 = 64। तो आपने 4 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, ये आपका 64 होता है। फिर देखो, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ये आपका 4 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 + 12। अब इसकी फॉर्म में चेंज हो चुका है तो यहाँ से आप आसानी से कह सकते हैं जो x है ये आपका 4 है। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में फॉलो करता है। तो यहां से आपके x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों, टेंजेंट और सेकेंट का अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, इसमें जो टेंजेंट है ये आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो सीकेंट है ए सी डी, इसमें ए सी वाला बाहर वाला जो खंड है 18 सेंटीमीटर है और अंदर वाला जो खंड है ये आपका 8 सेंटीमीटर है। आपको ए बी फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है इनके बीच में जो रिलेशन होता है, सबसे पहले आपको ए सी रखना है और मल्टीप्लाई करना है पूरे पार्ट से, ए डी से। और ये आपका बराबर होता है टेंजेंट का स्क्वायर। टेंजेंट आपका ए बी है
तो ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो ए सी आपका 18 है और मल्टीप्लाई करना है ए डी से। ए डी आपका होगा 18 + 8, ये आपका 26 हो गया। और देखो ये आपका ए बी का स्क्वायर है, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा निकल के ये आपके ए बी हो जाएगा। इसके बाद देखो हम सर्कल की दूसरी प्रॉपर्टी करेंगे, टू कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी पॉइंट। जब आपकी दो जीवाएं एक दूसरे को पी पॉइंट पर काटती हैं या किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखो जो पहली आपकी जीवा है ये आपकी ए बी है, इसका जो पहला वाला पार्ट है वो आपको रखना है और मल्टीप्लाई करना है दूसरे पार्ट से, ये आपका पी बी हो गया। ये आपका बराबर होता है सी पी मल्टीप्लाई पी डी, ये चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ आपकी दो जीवा हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती हैं, जिसमें ए पी आपका 4 सेंटीमीटर है और पी बी आपका 6 सेंटीमीटर है। उसी टाइप से जो सी पी है ये आपका 8 सेंटीमीटर है और ये पी डी आपको निकालना है। तो आपको पता है ये दो जीवा हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया है, तो सबसे पहले आपको ए पी रखना है ये वाला पोर्शन, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है पी बी से, ये आपका बराबर होगा सी पी मल्टीप्लाई पी डी, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो ए पी है ये आपका दिया है 4 और जो पी बी है ये आपका 6 दिया है और जो सी पी है ये आपका 8 है और जो पी डी है ये आपको निकालना है। ये 6 चौक 24 और ये 8 इंटू पी डी। अब 8 3 जा 24 होते हैं, तो यहाँ से जो पी डी है 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ये जो रिलेशन है दो जीवाओं के बीच में, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों सर्कल की तीसरी प्रॉपर्टी हम करेंगे, जब आपकी 2 सिकेंट होती हैं सर्कल पर 1 एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखो पहले आपको रखना है ए बी, ये आपकी पहली सिकेंट है ए बी सी, तो इसमें पहला वाला पार्ट आपको ए बी रखना है और दूसरा होता है पूरा वाला पार्ट ए सी, और ये आपका बराबर होता है आपकी जो दूसरी सिकेंट है दूसरी छेदक रेखा, उसमें आपको ए पी पहले रखना है और मल्टीप्लाई करना है पूरे वाले पार्ट से, ये आपका हो जाएगा ए आर। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपका जो दो सिकेंट है, पहली सिकेंट है आपकी ए बी सी और दूसरी सिकेंट है आपकी ए पी आर। इसमें जो ए बी है ये आपका 6 दिया है और जो बी सी है ये आपका 8 दिया है और जो ए पी है ये आपका 3 और जो पी आर है ये आपका x दिया है। तो आपको ये चीज आपको निकालनी है। जब आपकी दो सिकेंट दी होती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है आपने पहले देख चुका है। तो सबसे पहले आपको ए बी रखना होता है और मल्टीप्लाई करते हैं पूरे वाले पार्ट से। पूरा वाला पार्ट है आपके ए सी, तो ए सी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो दूसरा सेकेंड आपका ए पी आर, इसमें सबसे पहले आपको ए पी रखना है और मल्टीप्लाई करना है पूरे वाले पार्ट से, ये आपका हो जाएगा ए आर। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो जो ए बी है ये आपका 6 है और जो ए सी है ये आपका 6 + 8, क्योंकि आपको पूरा रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका 14 हो जाएगा। और जो ए पी है ये आपका 3 है और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 3 + x हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये 14 दूनी 28 होते हैं। ये आपका 3 + x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 28 - 3 ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x आपका 25 सेंटीमीटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो हमने सर्कल की 3 बेसिक प्रॉपर्टी की, इससे आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपका पीटी है जो कि आपका टेंजेंट है और दूसरा आपका पीए भी है जो कि सिकेंट है, और जो आपका पीटी है ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो आपका पीए सिकेंट का बाहर वाला लाइन सेगमेंट है ये आपका 6 सेंटीमीटर है और अंदर वाला आपका 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जब आपका टेंजेंट और सिकेंट दिया है सर्कल पे तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है आपको पता है। सबसे पहले आपको ये रखना है लाइन सेगमेंट जो एक्सटर्नल है पीए और मल्टीप्लाई करना है पूरे वाले पार्ट से सिकेंट से, पूरा वाला पार्ट आपका पीबी है और ये आपका बराबर होता है टेंजेंट के स्क्वायर के। टेंजेंट आपका पीटी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो पीए है ये आपका 6 है और जो आपका पीबी है ये आपका पूरा हो जाएगा, मतलब 6 + x हो जाएगा,
ये आपका हो गया 6 + x, और ये pt का स्क्वायर है, pt आपका 8 है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 36 हो गया, ये आपका 6x हो जाएगा, ये आपका 64। अब क्या करेंगे, जिसमें x है वो एक तरफ और जिसमें x नहीं है राइट साइड ले जाएंगे, तो 64 - 36 तो आपका 28 होता है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 28/6 आ जाएगा, तो कट के आपका 14/3 आ जाएगा, 14/3। और 14/3 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को करेंगे। अब इसमें पूछा गया है जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल XYZ है, सर्वांगसम होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी सबसे पहले हम करेंगे। अब देखो, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। आपके दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, तो इसका पहला नियम है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपके सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो, यदि एंगल A एंगल P के बराबर आ जाए और एंगल B एंगल Q के बराबर आ जाए और एंगल C एंगल R के इक्वल आ जाए, ये तो आपके हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी टाइप से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में तो संगत भुजाएं ए भी आपका PQ के इक्वल होना चाहिए। और देखो, जो BC है ये आपके QR के इक्वल होना चाहिए, और जो आपका AC है ये आपके PR के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों की यदि संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं तो आपके सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं CPCT के। अब देखो, CPCT का पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ आपके दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल ABC और PQR, और पूछा गया है क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब देखो, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उनको चेक कर लेते हैं। जो एंगल A है ये एंगल P के इक्वल है, क्योंकि आपका 65 डिग्री दोनों दिए हुए हैं। जो एंगल B है ये एंगल Q के इक्वल है। जो एंगल B है ये एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि यहाँ आपका 75 डिग्री दिया हुआ है। जो एंगल C है ये एंगल R के इक्वल आपका दिया हुआ है, ये आपका 40 डिग्री है। ये तो आपके हो गए संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हो गए। अब साइड चेक कर लेते हैं कि आपकी साइड इक्वल है, लेकिन साइड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो केवल एंगल के बेस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उनके लिए साइड भी इक्वल होनी बहुत जरूरी है। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब देखो, CPCT का दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले एंगल चेक कर लेते हैं। जो एंगल A है ये एंगल P के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि A भी आपका 60 डिग्री है और B भी आपका और P भी आपका 60 डिग्री है। उसी टाइप से जो एंगल B है ये एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि ये भी आपका 70 डिग्री है, ये भी आपका 70 डिग्री है। अब एंगल C को चेक कर लेते हैं। एंगल C आपका एंगल R के इक्वल है, क्योंकि ये भी आपका 50 डिग्री है, ये भी आपका 50 डिग्री है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल निकल के आ गए हैं, संगत कोण उनके बराबर है। अब देख लेते हैं संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इनकी इक्वल है या नहीं है। अब जो AB है ये आपके PQ के बराबर दी हुई है, क्योंकि दोनों आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब BC चेक कर लेते हैं। BC आपका 7 है और QR आपका 7 है, तो BC भी हमारा QR के इक्वल दिया हुआ है। अब AC चेक कर लेते हैं। जो AC साइड है ये PR साइड के इक्वल है, क्योंकि ये भी आपका 6 है, ये भी आपका 6 है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद CPCT का तीसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR
क्या सर्वांग होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपके इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले एंगल चेक कर लेते हैं। जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं। और जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के इक्वल आपका दिया है नहीं दिया, ये चेक कर लेते हैं। एंगल बी एंगल क्यू के, अब देखो एंगल बी आपका 45 डिग्री है, ये आपका 75 डिग्री है, ये आपके इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ये आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये आपकी इक्वल होनी बहुत जरूरी है। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसके बाद सीपीसीटी का चौथा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, और आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होने के लिए उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपके बराबर होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल चेक कर लेते हैं। जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है क्योंकि दोनों आपके 60 डिग्री दिए हुए हैं। उसी टाइप से जो दूसरा एंगल है बी और दूसरा है क्यू, ये आपके 70 डिग्री दिए हुए हैं। और जो एंगल सी है ये आपका एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है, ये आपका 50 डिग्री है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपके बराबर है। अब साइड चेक कर लेते हैं। अब देखो ये आपके ए बी और इसका साइड पी क्यू ये आपके 4 सेंटीमीटर है, तो पहली साइड आपकी इक्वल है। अब दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। ये बी सी है और ये आपका क्यू आर है, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये वाली साइड इक्वल नहीं है, तो इसकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर नहीं है तो वो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम होने का मतलब ये है कि सारे अंग समान होने चाहिए। यदि एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज हम रख दें तो नीचे वाला त्रिभुज आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ये सर्वांगसमता का नियम होता है। तो यहाँ से ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता का दूसरा नियम कर लेते हैं। साइड एंगल साइड, भुजाकोण भुजा नियम। ये क्या कहता है? इसकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो एंगल है ये आपका बीच में होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। जैसे मान के चलो आपकी दो साइड इक्वल है, ए बी और पी क्यू, ये आपने ले लिया। ए बी आपका इक्वल है पी क्यू के और बी सी आपका इक्वल है क्यू आर के। आपका जो एंगल है कौन सा इक्वल होना चाहिए? इंक्लूडेड, बीच वाला एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल बी आपके एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मान के चलो कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के, लेकिन आपका एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो हम यही नहीं कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने के लिए दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उनके जो बीच का एंगल है इंक्लूडेड एंगल वो आपका इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अब देखो साइड एंगल साइड का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो साइड एंगल साइड है वो क्या कहता है? आपसे पूछा गया कि आपके दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, क्या दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपकी बराबर होनी चाहिए। अब देखो जो ए बी है ये आपका पी क्यू के इक्वल दिया हुआ है। ए बी जो साइड है ये पी क्यू के बराबर है क्योंकि दोनों आपकी 5 सेंटीमीटर है। और देखो जो बी सी साइड है ये क्यू आर के इक्वल है। जो बी सी साइड है ये आपकी क्यू आर के इक्वल है, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपका बराबर होना चाहिए। अब देखो जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है क्योंकि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, लेकिन हमें चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपकी देखो ए बी साइड इसके इक्वल थी और बी सी साइड इसके इक्वल थी, तो इनके बीच का एंगल आपका एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, लेकिन हमें चाहिए इंक्लूडेड एंगल। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सर्वांगसम नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल आपका बराबर नहीं है।
कोई दूसरा एंगल बराबर है, लेकिन हमको चाहिए एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। अब देखो इसके बाद हम साइड एंगल साइड का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। साइड एंगल साइड कहता है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर होना चाहिए, लेकिन जो एंगल ए है ये आपका बीच में आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो देख लेते हैं। एबी साइड आपकी पीक्यू के इक्वल है और एसी साइड आपकी पीआर के बराबर दी हुई है। इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल आपका बराबर होना चाहिए। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बीच में आ रहा है और बीच में आना चाहिए। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है ये दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। अब दोस्तों इसके बाद साइड एंगल साइड का तीसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। साइड एंगल साइड कहता है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर होना चाहिए, लेकिन जो एंगल है ये आपका बीच में आना चाहिए, दोनों साइडों के बीच में। इसमें दिया हुआ है एम एंगल सी, एम का मतलब होता है मेजर। एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल है, जो एंगल सी है ये आपका एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और देखो जो बी सी है ये क्यू आर के इक्वल है, ये वाली जो बी सी साइड है ये क्यू आर के इक्वल है। तो हमसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर इन दोनों के सर्वांगसम होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनमें से क्या चीज आवश्यक है। आपको पता है साइड एंगल साइड कहता है यदि आपका एंगल बीच में है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं। अब बी सी आपका क्यू आर के बराबर है तो ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ए सी बराबर आपका पी आर हो जाएगा। तो ए सी बराबर पी आर आपका थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता का हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब देखो एंगल एंगल साइड कौन कौन भुजा नियम, ये क्या कहता है आपके जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होने चाहिए, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए। जो हमने साइड एंगल साइड नियम पढ़ा था उसमें जो एंगल है आपका बीच में आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे कोई शर्त है नहीं। आपके सिर्फ दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान के चलो एंगल बी आपके एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ये तो होगी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपके कोई से भी हो सकते हैं। और आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी हो सकती है, आप ए सी ले लो, ए सी बराबर है आपका पी आर के। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब देखो एंगल एंगल साइड का पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जो एंगल एंगल साइड है वो क्या कहता है आपके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, वो आपके कोई सी भी हो सकते हैं। अब देखो एंगल ए एंगल पी के इक्वल आपका दिया हुआ है क्योंकि दोनों आपके 60 डिग्री हैं। अब देखो जो एंगल सी है ये आपका एंगल आर के इक्वल है या नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि ये आपका 50 डिग्री है और इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। वैसे ये आपका 60 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 110 हो गया, तो आपका 70 बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है। 180 में से 110 घटाएंगे 70 आ जाएगा। अब देखो जो एंगल सी है एंगल आर के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये आपके 50 है, ये आपका 70 है, ये आपके बराबर नहीं है। लेकिन एंगल एंगल साइड नियम में क्या होता है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके बराबर होने चाहिए और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपके बराबर होनी चाहिए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। अब देखो एंगल एंगल साइड का दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, सर्वांगसम है या नहीं है। तो यह देखने के लिए आपके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। एंगल ए एंगल पी के इक्वल आपका दिया हुआ है, दोनों आपके 70 डिग्री हैं। जो एंगल सी है एंगल आर के बराबर दिया हुआ है, दोनों आपके 60 डिग्री हैं। आपके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो चुके हैं। अब देख लेते हैं एक संगत भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब ए सी आपका पी आर के इक्वल है, दिया हुआ है। जब आपके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती है
तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो यहाँ दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे। अब इसके बाद दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, इसका चौथा रूल हम पढ़ेंगे। यदि दोनों ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। अब देखो, यदि आपकी साइड ए बी साइड पीक्यू के बराबर आ जाए और साइड बीसी साइड क्यूआर के बराबर आ जाए और साइड एसी आपकी साइड पीआर के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। लेकिन हमने देखा था एंगल ए एंगल पी के बराबर और एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर आ रहा था जब भी हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। यदि किसी दो ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर होती हैं तो आपके सर्वांगसम होंगे, और यदि आपके एंगल तीनों बराबर है, साइड बराबर नहीं है, तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, साइड 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 सर्वांगसमता का जो नियम है वो कहता है कि आपकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, तो आपके दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ जो ए बी है पी क्यू के बराबर दिया हुआ है, और जो ए सी है ये पी आर के बराबर दिया हुआ है, और जो आपका बी सी है ये आपका क्यू आर के बराबर नहीं है। यहाँ आपका 8 है, यहाँ आपका 6 है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए इसकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। अब देखो, ये आपका लास्ट नियम है, दो समकोण त्रिभुजों की सर्वांगसमता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। आपके दो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है, और ये आपके कब सर्वांगसम होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, आर एच एस। ये आपका है आर एच एस। आर का बनता है राइट, एच का बनता है हाइपोटेनस, एस का बनता है साइड। ये आपका समकोण हाइपोटेनस कर्ण होता है, साइड आपकी भुजा। यदि आपका एक 90 डिग्री का कोण हो, जैसे एंगल बी और एंगल क्यू, यदि आपका ये 90 डिग्री है, समकोण है, और दूसरा जो आपकी हाइपोटेनियस है, कर्ण है, एसी साइड आपकी पी आर के इक्वल आ जाए, और एक आपका होता है इसकी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, या बीसी हो सकती है या फिर एसी हो सकती है। बीसी आपका क्यू आर के इक्वल आ जाए या फिर ए बी आपका पी क्यू के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने आपको सारे नियम समझा दिए, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वांगसमता के सारे नियम हमने समझ लिए हैं, जो कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक्स वाई जेड। इसका बना लेते हैं डायग्राम। ये आपका ए बी सी हो गया और ये हो गया आपका एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया है एम का मतलब होता है मेजर, एंगल सी आपका एंगल जेड के बराबर है। जो एंगल सी है ये आपका एंगल जेड के बराबर दिया हुआ है, और बाद में दिया है जो ए सी साइड है ये एक्स जेड के बराबर है। जो ए सी है ये एक्स जेड के बराबर है, और आपको निकालना है सर्वांगसम होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है, कौन सी शर्त नेसेसरी है। अब देखो इसको कर लेते हैं साइड एंगल साइड से। मैंने आपको बताया था जो एंगल है आपका बीच में आना चाहिए। अब देखो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके बराबर है। तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। तो ए सी आपका बराबर होना चाहिए एक्स जेड के, जो आपको दिया हुआ है, और जो बी सी है ये आपके वाई जेड के बराबर होनी चाहिए। जो बी सी है ये आपके वाई जेड के बराबर होनी चाहिए, तब आपके जो दो ट्रायंगल है वो आपके सर्वांगसम होंगे। अब देखो बी सी बराबर वाई जेड किस ऑप्शन में दिया है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को करेंगे, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब देखो हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, सकेंद्रित वृत्त। आपका एक सेंटर होता है, एक आपका छोटा सर्कल है, एक आपका बड़ा सर्कल है। जो आपका बड़ा सर्कल है ये आपका ये वाला है, ठीक है। इसकी रेडियस हम ये ले लेते हैं, मान के चलते हैं इसकी रेडियस ये है कैपिटल आर। और जो छोटा सर्कल है स्मॉलर सर्कल, इसकी रेडियस हम ये ले लेते हैं, ये आपकी छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी आर हो जाएगी।
और देखो ये आपका बड़ा सर्कल है और ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच करती है, जीवा है। और आपको निकालना है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालो जो छोटे वृत्त को टच करती है। तो ये वाली लंबाई हम कैसे निकालेंगे, ये आपका राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, आपको 2 रखना है सबसे पहले और स्क्वायर रूट करना है। ये बड़ी जो रेडियस है उसका स्क्वायर और छोटी जो रेडियस है उसका स्क्वायर और दोनों को माइनस कर देना है। ये आपका बनता है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ये आपका कहां से निकल के आया, अब देखो ये आपका हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका बेस हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स हो गया। अब देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपको माइनस हो जाएगा और देखो ये आपका इधर आ गया। एक्स जो है ये आधी लंबाई है कॉर्ड की, हमें पूरी लंबाई चाहिए तो पूरी के लिए डबल से मल्टीप्लाई करना होता है, तो डबल से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, बात वही होती है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आपके 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सकेंद्रित वृत्त, इसमें जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है और जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर है। और आपको निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आपको जीवा की लंबाई निकालनी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड की लंबाई का फॉर्मूला होता है, आपको 2 रखना है और स्क्वायर रूट कर देना है। और यहाँ जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस रखनी है सबसे पहले और छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस रखनी है और उसके स्क्वायर कर देना है। अब देखो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस आपकी 10 है तो 10 का स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा। और छोटे वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस आपकी 6 है जिसका 36 आ जाएगा। ये आपका 64 होता है और 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 होता है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लेंथ आपकी 16 सेंटीमीटर है जो छोटे वृत्त को टच करती है। और 16 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको निकालना द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू आपको ये वाली यूज करनी है। अब देखो जो गोले का आयतन आपको पता होगा, गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको निकालना है। और वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट। 4/3 पाई की वैल्यू आपकी 22/7 रखनी है। जो रेडियस है आपका कितना है 4.2 है, तो इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्यों क्यूब दिया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1.4 पे गया। फिर 7 से काटेंगे, 7 2 14, तो 0.2 पे गया। आपको पता है यदि हम पॉइंट को हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हमने हटाया तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद आपकी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के लिए आपका नीचे 1000 आ जाएगा, तो पॉइंट यहां से हट चुका है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 42 की 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 जा 84 होता है, तो 4 आपका ये आ गया, 8 आपका हासिल बचा। और 42 की 4 से करेंगे, 42 4 जा ये आपके 168 होते हैं, 168 और प्लस 8 ये आपका 176 हो गया, तो 1764 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमारा देखो ये बचा, ये बचा और ये बचा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 4 की इससे करेंगे 22 से, तो आपका 88 आ गया। 88 की 2 से करेंगे तो आपका 176 आ जाएगा, तो ये आपका 176 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। 6 चौक 24, 2 36, 2 38, 3 6 7 42, 45, 10। अब देखो 7 से करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 6 42, 44, 4 49, 53, 5 और 12। अब 1 से करेंगे, इसका इतनी आ जाएगा 1764। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 8 16, ये आपका 10 14, ये आपका 0 2 4 11, ये आपका कितना आ गया। अब देखो अपॉन में आपका क्या दिया है 1000, तो इसको शॉर्ट करके 310.464 लिखा जा सकता है सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो जाए गोले का। अब 310.464 ये आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका 4th ऑप्शन में आ रहा है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। एक आपका सर्कल दिया हुआ है और सर्कल पर कोई कॉर्ड दिया हुआ है, ये जीवा है। जीवा होती है वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मान लेते हैं आपकी ए बी है और यहाँ आपका लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा जाता है परपेंडिकुलर। सेंटर आपका ये ले लो, तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। 15 सेंटीमीटर का लंब, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। मान के चलते हैं सी पॉइंट है। और देखो आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या है कितनी, रेडियस आपको फाइंड करनी है। अब इसको देखो मिला लेंगे, या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात एक ही है। जो ओ बी है ये आपकी रेडियस हो जाएगी। अब ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉर्ड जो है इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। 20 आपका ये हो जाएगा और 20 आपका ये हो जाएगा, क्योंकि जब भी सेंटर से कॉर्ड पे लंब खींचा जाता है तो उसको दो समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो ये आपका बन गया राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो इसमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपका 225 आ जाएगा और 20 का स्क्वायर आपका 400 आ जाएगा। तो आपका 625 आ गया। अब 625 का स्क्वायर रूट आपका 25 होता है, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो रेडियस आपकी 25 सेंटीमीटर होगी और 25 सेंटीमीटर आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक घन दिया हुआ है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन आपको निकालना है। अब देखो जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, ये होता है आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मान लेते ए है, तो ये होता है। अब देखो जो इसका एरिया है क्यूब का 24 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो ये आपका 24 हो गया। ये आपका 6a स्क्वायर, 6 से काटेंगे 4 पे जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है। तो यहाँ से जो साइड है 2 यूनिट निकल के आ जाएगी। और आपको निकालना था घन का आयतन है क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है क्या। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। साइड आपकी है तो ए का क्यूब आपका ये हो जाएगा, तो 2 का क्यूब आपका 8 होता है। तो यहाँ से 8 क्यूबिक यूनिट निकल के आ जाएगा। और 8 आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी आपका मध्य बिंदु है बीसी का, और जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें एंगल ए आपका 90 डिग्री है। ईडी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो एक डायग्राम बना लेते हैं, ये आपका डायग्राम हो गया। इसमें लिखा हुआ है जो एंगल ए है ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो ए आपको यहाँ रखना है। और देखो बी आप यहाँ रख लो और सी आप यहाँ रख लो। और जो डी है ये बीसी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये आपका है डी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी है वो बीसी का आधा है और जो डी सी है ये भी आपका बीसी का आधा है। आपको ईडी की वैल्यू निकालनी है। देखो जब ऐसा केस आ जाता है, ये आपका राइट एंगल होता है और यहाँ से कोई लाइन हाइपोटेनस को दो समान भागों में बांटती है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी मल्टीप्लाई डी सी। इसका ये वाला रूल होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो जो बी डी है, बी डी आपका कितना है, बीसी का आधा है, तो इसको बीसी का आधा लिखा जा सकता है। और जो डी सी है ये कितना है, ये भी बीसी का आधा है, तो इसको भी बीसी का आधा लिखा जा सकता है। अब देखो ये आपके 2 बार दिए। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका BC/2 ही आ जाएगा। और BC/2 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट ABC PQR बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सच दैट एंगल A और एंगल P आपके 90 डिग्री हैं, जिसमें BC आपका 13 सेंटीमीटर है और PR आपका 5 सेंटीमीटर है। अब देखो आपके 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और PQR, और ये आपके राइट एंगल है। यहाँ देखो जो A है 90 डिग्री है, तो BC आप यहाँ लेके चलो। और दूसरा ट्रायंगल आपका PQR है, P भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा QR, और जो साइड है उनको लिख लेंगे। BC आपका 13 है
जब आपका ये 13 है तो ये भी आपका 13 होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत भुजाएं हैं और संगत कोण है वो भी आपके बराबर होते हैं। उसी टाइप से जो पी आर है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, जब आपका ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। अब देखो ये आपका राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल बन चुका है और आपको निकालना है ए बी साइड क्या होगी, तो ये वाली साइड आपको निकालनी है परपेंडिकुलर। तो ये होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, बेस आपका 5 है, इसका 25 हो जाएगा, तो यहाँ 144 निकल का आया। तो 144 का आपका 12 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से जो ए बी साइड है 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। और 12 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ कॉन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें एक आपका शंकु दिया हुआ है जिसका आयतन आपका 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ द हाइट ऑफ द कॉन इज 160 सेंटीमीटर, और कॉन की जो हाइट है ये आपके 160 सेंटीमीटर दी हुई है। और फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, आपका डायमीटर निकालना है इसके बेस का। तो डायमीटर होता है रेडियस का दुगना। अब देखो इसका जो वॉल्यूम है ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो जो वॉल्यूम है ये कितना दिया है, 73,920, और जो पाई है इसकी वैल्यू आपको 22/7 रखनी है। आर जो है रेडियस ये आपको निकालना है क्योंकि डायमीटर आपको निकालना था। और जो हाइट है आपकी 160 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब एक काम करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 6 जा 66, 7 बचा, 7 जा 77 और 2 जाइए, तो 672 पे कट होगा। फिर एक काम करते हैं, 32 से काटते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं, तो 32 दूनी 64 और 32 एकम 32, 21 पे जाएगा। अब देखो आपको निकालना है आर की वैल्यू, तो 21 आपका दिया हुआ था, 3 7 जा 21, ये भी आपका 21 हो जाएगा। और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो 21 और इंटू 21, तो यहाँ से 21 निकल के आ जाएगा। तो रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर है और आपको निकालना था इसका डायमीटर। डायमीटर होता है इसका दुगना, तो आपका 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसका आंसर आपको खुद देना है कमेंट सेक्शन में। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर हो। एक आपका सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है मान लेते हैं, ये सेंटर है, ये आपकी डायमीटर दी हुई है, ए बी ले लेते हैं। और पी बी ए पॉइंट ऑन इट, और पी इस पर एक बिंदु है। मान के चलते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट पी है जो वृत्त पे दिया हुआ है। और यदि एंगल एओपी आपका 95 है, एंगल एओपी ये आपका 95 दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है ओबीपी एंगल कितना होगा, ओबीपी ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला निकालना है आपको। इसको मिला लेंगे, ठीक है, और इसको भी मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो स्ट्रेट लाइन होती है आपकी बनाती है 180, ये आपका है 95। अब 180 में से 95 आप लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका 85 निकल के आ जाएगा। अब देखो ये आपकी रेडियस है सेंटर से लेकर यहां तक, ये भी आपकी रेडियस है सेंटर से लेकर यहां तक, ठीक है। आपको पता है जो आपकी समान भुजाएं होती हैं इक्वल साइड होती हैं, इक्वल साइड में एक इक्वल एंगल। जो आपकी समान भुजाएं होती हैं वो आपके समान कोण बनाती हैं। अब देखो टोटल आपका 180 का होता है और ये आपका यहां से लेकर यहां तक 85, तो कितना बचा आपका 95 बचा। तो 95 इन दोनों के लिए है, लेकिन ये आपकी इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड आपकी इक्वल एंगल बनाएंगी। तो 95 को 2 भागों में बांटना है, तो 2 से भाग देंगे तो 47.5 डिग्री आ जाएगा। तो 47.5 डिग्री आपका ये हो जाएगा। और आपको निकालना था एंगल ओबीपी कितना है, ओबीपी, तो आपका ये निकल के आ रहा था 47.5 डिग्री। और 47.5 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, यह क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।